स्टूडेंट्स, प्रश्नावली चल रही थी हमारी 8वीं क्वेश्चंस की सीरीज़ हम कर रहे हैं इसकी, जिसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस तो हो गए हमारे। अभी क्वेश्चन नंबर 9 आज हमको करना है, ठीक है। तो वही सेम पैटर्न पे क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे। त्रिकोणमितीय अनुपात यूज़ करके हमको जो सवाल दिया हुआ है उसका मान निकालना है, ठीक है। अभी अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप वो कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। त्रिभुज ABC में जो कोण B है वो है समकोण और tan A का मान है 1/√3, ठीक है। तो एक त्रिभुज बनाएंगे जिसके अंदर कोण B क्या है, समकोण, मीन्स ये वाला कोण है समकोण और ये कोण है A जिसके करस्पॉन्डिंग हमको मान दिए हुए हैं, ठीक है। किसका मान दिया हुआ है, tan A का। tan A बराबर दिया हुआ है 1/√3। tan A बराबर 1/√3, इसका मतलब इस कोण के करस्पॉन्डिंग कोण A के आधार tan A होता है, tan होता है आधार बटा लंब, तो मीन्स इस कोण के रेस्पेक्ट में ये है आधार और ये है इसका लंब। तो लिख देंगे इस कोण के लिए जो आधार है वो तो 1 है और जो लंब है वो है √3। तो इस कोण के लिए हमको क्या चाहिए, एक कर्ण का मान। तो देखो क्या यूज़ करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। वैल्यूज रख देंगे हम। आधार दिया हुआ है 1 और लंब दिया हुआ है √3। स्क्वायर करेंगे दोनों का, तो 1 का स्क्वायर होता है 1 और √3 का स्क्वायर होता है 3। पहले बताया था कि जब भी अंडर रूट वाली संख्या का हम स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है स्क्वायर से और संख्या रह जाती है हमारे पास। तो ये आ गया कर्ण का स्क्वायर आ गया 4। ये 4 2 का स्क्वायर है, तो इट इम्प्लाइज जो कर्ण का मान है वो आ गया 2। ये 2 का स्क्वायर है इसलिए इसको स्क्वायर की फॉर्म में हमने लिख दिया। यहाँ पर ये कर्ण के स्क्वायर का मान 2 का स्क्वायर है, इसका मतलब कर्ण का मान क्या आ गया, 2। तो इस त्रिभुज में तीनों चीज़ें हमको मिल गई, आधार 1, लंब √3 और कर्ण हो गया 2, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन देखना है हमको। जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है sin A cos C, ये तो ठीक है, साइन तो हम यहाँ से निकाल लेंगे। sin A यहाँ से हम निकाल सकते हैं sin A। sin A लंब बटा कर्ण होता है तो √3/2, ठीक है। उसके बाद A कोण के लिए एक cos A हमको चाहिए, तो cos A भी हम यहाँ से लिख सकते हैं। cos A बराबर आधार बटा कर्ण, तो ये हो गया 1/2, ठीक है। अब देखो ये ज्ञात करना है cos C। cos तो हम निकाल सकते हैं लेकिन किसके लिए, उस एंगल के लिए, एंगल C के लिए। अब ये यहाँ पे समझने वाली बात है कि इस A एंगल के लिए हमने तीनों चीज़ें निकाल ली, आधार और हमको लंब दिया हुआ था, कर्ण हमने निकाल लिया, ठीक है। लेकिन ये जो अनुपात है त्रिकोणमितीय अनुपात, ये किसके लिए ज्ञात करना है हमको, cos C के लिए। मतलब जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो किस कोण के करस्पॉन्डिंग आएगा, कोण C के। जो मतलब यहाँ पर जो कोण हम रखते हैं, जहाँ पर ये आधार वाली भुजा रहेगी, तो वो अब इसके लिए हमको ज्ञात करना है। तो अब इसका क्या तरीका है कि ये जो हमारा त्रिभुज है इसको हमको वापस से एक अलग फॉर्म में लिखना है। कि इसको कैसे लिख लिया हमने, इस तरह से कि ये बिंदु ये तो हम रखेंगे C नीचे, यहाँ पर ये समकोण B पर ही रहेगा और ये जो कोण है ये हो गया A। इसका क्या तरीका है, जब इसके लिए कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है
इस कोण के लिए चाहे इस कोण के लिए, ये दोनों कोण कैसे हैं? न्यून कोण। ये समकोण होता है, समकोण के अलावा जो बाकी दो कोण बचते हैं समकोण त्रिभुज में, वो दोनों कोण होते हैं न्यून कोण। न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम के। ठीक है, जब हम इस वाले कोण की बात करते हैं, चाहे यहाँ पर कोई इंग्लिश का अक्षर लिखा है या थीटा लिखा है, तब समकोण के और इस कोण के बीच वाली जो भुजा होती है वो होती है आधार। अब हमको बात करनी है किसकी? इस वाले कोण की, कोण C की। तो इसका मतलब अब की बार इस कोण C के और समकोण के बीच में जो भुजा है वो हो जाएगी आधार। इसका मतलब जब हम C के लिए निकालेंगे तो आधार होगा √3, लंब होगा 1 और कर्ण हमेशा सेम रहता है, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, वो हमेशा सेम ही रहेगी, चाहे हम A कोण के लिए निकालें चाहे C कोण के लिए निकालें। ठीक है, क्या चेंज होता है? जब इस कोण के लिए निकालते हैं, जो कोण हमने नीचे रखा हुआ है आधार वाली भुजा पर, आधार भुजा ही वही होती है कि जिस कोण के लिए हम निकाल रहे हैं उस कोण के और समकोण के बीच वाली भुजा, वो आधार। अब की बार हमको C कोण के करस्पॉन्डिंग में त्रिकोणमितीय अनुपात चाहिए, इसलिए जो C कोण है और समकोण है उसके बीच वाली भुजा तो हो जाएगी आधार, और जो बाकी दूसरी वाली भुजा है वो हो जाएगी लंब। इसका मतलब जैसे ही ये कोण चेंज होते हैं, ये न्यून कोण जब हम चेंज करते हैं, न्यून कोण चेंज होगा तो पहले जो आधार था वो लंब बन गया और जो लंब था वो आधार बन गया। ठीक है, तो अब इसके लिए मान क्या होगा? इसके लिए मान लिखेंगे हम, क्या चाहिए? एक तो चाहिए हमको cos C, मीन्स अब इसके लिए मान निकालना है C के लिए, तो बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात वही रहने हैं। cos क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो अब की बार आधार क्या हो गया? √3 और कर्ण तो सेम ही रहेगा, सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण। जो एंगल हम कोई सा भी चेंज करें, कर्ण चेंज नहीं होता है। क्या क्या चेंज होते हैं? आधार और लंब। ठीक है, उसके बाद C एंगल देखो कहाँ यूज़ हो रहा है, यहाँ पर इस साइन C में। इसका मतलब इस C के करस्पॉन्डिंग हमको एक त्रिकोणमितीय और चाहिए अनुपात, कौन सा? साइन वाला। तो साइन C, साइन क्या होता है? लंब बटा कर्ण। इसके लिए लंब क्या है? 1, तो इस साइन C का मान हो गया 1/2। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं सब में सिर्फ एक एंगल के साथ ही त्रिकोणमितीय अनुपात यूज़ हो रहे हैं हमारे। सिर्फ ये क्वेश्चन ऐसा है कि जिसके लिए दोनों न्यून कोण के करस्पॉन्डिंग में हमको त्रिकोणमितीय अनुपात यूज़ करने पड़ रहे हैं। तो देखा जाए तो इस प्रश्नावली का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये वाला, कि जिसमें हमको दोनों न्यून कोण के संगत हमको त्रिकोणमितीय अनुपात के मान निकालने पड़ रहे हैं। बाकी सब में एक एंगल के लिए ही हमको त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल रहे थे हम, जिस एंगल को हमने नीचे वाली क्षैतिज भुजा के समांतर में हमने रखा था। ठीक है, तो जब कभी भी ऐसा चेंज होगा कि दूसरे वाले न्यून कोण के करस्पॉन्डिंग हमको अनुपात चाहिए, तो लंब और आधार आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये मान आ गए। अब हम जो जो मान है वो रख देंगे। तो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसको निकालते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है sin A cos C प्लस cos A sin C। वैल्यू निकालेंगे। अब वैल्यू हम निकाल चुके हैं। sin A का मान है √3/2। cos C का मान भी है √3/2। उसके बाद मान रखते जाएंगे। cos A का मान है 1/2 और sin C का मान भी है 1/2। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे। √3 और √3 आपस में मल्टीप्लाई होके बन जाएगा 3, या ऐसे लिख सकते हैं इसको कि √3 और √3 जब आपस में गुणा होंगे तो बन जाएगा √3 का होल स्क्वायर, और ये 2 को 2 से गुणा करेंगे तो ये सिंपल है 4 हो जाएगा। फिर ये प्लस ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। ठीक है, अब ये हम पढ़ चुके हैं कि जब भी अंडर रूट के ऊपर स्क्वायर होता है तो अंडर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो ये मान आएगा 3/4 और ये मान आया 1/4। ऐड कर देंगे दोनों को, ये हर समान है तो ऊपर वाली संख्याएं जुड़ जाएंगी ऐसे कैसे, तो ये आ गया 4/4 मीन्स आंसर आया
1। ठीक है, तो ये आंसर आ गया किसका, फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था उसका। ठीक है, फर्स्ट वाले का आंसर आ गया हमारे पास। ये चीज़ें साइड में लिखनी है हमको। अब इसी का सेकंड वाला पार्ट, सेकंड पार्ट क्या है, cos A cos C माइनस sin A sin C। वैल्यूज़ हम लिख चुके हैं पहले ही, sin A cos A sin C और cos C। ठीक है, मान रखने हैं अभी हमको। cos A का मान वहाँ से देख लेंगे 1/2। cos C का मान है √3/2। ऐसे ही माइनस का माइनस, sin A का मान है √3/2 और sin C का मान है 1/2। मल्टीप्लाई कर देंगे सबको, ये √3 1 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा √3 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4। ऐसे ही यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर √3 और ये 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 4। अब ये देखो √3/4 माइनस √3/4 कैंसिल हो जाएंगे तो ये आंसर आ गया 0। एक संख्या प्लस की है और एक संख्या माइनस की है तो कैंसिल हो जाती है आपस में, तो आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, तो इस तरह ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 जो कंप्लीट हो गया। उसके अलावा मेन इसके सारे क्वेश्चंस हम पढ़ चुके हैं।